तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 685वां सेशन है और जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सुमित झा। डॉक्टर सुमित झा एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स की। इनकी पूरी फैमिली है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की। इनके फादर भी थे, इनकी सिस्टर इन लॉ सभी होम्योपैथ्स हैं और ये योर्स क्लिनिक के नाम से होम्योपैथिक क्लिनिक की चेन्स चला रहे हैं दिल्ली, मुंबई, दरभंगा और कोलकाता में। तो काफ़ी क्लिनिकल एक्सपर्टीज है इनको। तो आज का जो डॉक्टर सुमित झा का टॉपिक है वो है पैरालिसिस के कॉजेस, उनके अलग अलग टाइप्स और कैसे हम होम्योपैथी से पैरालिसिस को हैंडल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुमित झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है IFPH हिंदी फोरम में। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा मैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस के बारे में। वैसे हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ पे पैरालिसिस की पेशेंट्स आते हैं और एलोपैथिक से जो रेशियो है हमारा होम्योपैथ में ट्रीटमेंट का पैरालिसिस का, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, गुड और इवनिंग ये मैम। हम सभी लोग होम्योपैथ डॉक्टर्स जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर आप 8:30 तक आ सकते हो जसलीन जी। अच्छा। डॉक्टर साहब शुरू कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पैरालिसिस। वैसे इसकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। पैरालिसिस एक ऐसा वर्ड है जो कंबाइंड एक सिम्टम्स को दर्शाता है और वो है मस्कुलर फंक्शन जो हमारी बॉडी का है उसके अंदर में डिफिशियंसी हो जाना, वो इम्पेयर्ड हो जाना। और ये होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण में, चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो या किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जिसके कारण जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा बॉडी का मसल्स है, उसके अंदर में वीकनेस आ जाए या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाए, यानी कि हमारा जो शरीर है वो काम करना बंद कर दे। इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये कितने तरह के होते हैं। तो पहला है मोनोप्लेजिया, दूसरा है हेमीप्लेजिया, तीसरा है पाराप्लेजिया, फोर्थ इज क्वाड्रिप्लेजिया एंड फिफ्थ इज बेल्स पाल्सी। इन सभी को डिटेल्स में हम आगे समझेंगे कि मोनोप्लेजिया क्या है, पाराप्लेजिया क्या है, क्वाड्रिप्लेजिया क्या है और बेल्स पाल्सी हम किसे कहते हैं। पहले जानते हैं कि व्हाट इज मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मींस मोनो मींस सिंगल, वन। तो मोनोप्लेजिया का मतलब हुआ कि कोई एक सिंगल लिम्ब अफेक्टेड होता है, चाहे वो हमारा आर्म हो वो अफेक्टेड होगा, चाहे वो हमारा लोअर लिम्ब का एक लेग हो वो अफेक्टेड होगा, राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। मोनोप्लेजिया का जो रीजन है वो अक्सर हाँ ये देखा गया है या तो ब्रेन इंजुरी होने से, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट बॉडी कोऑर्डिनेशन का में मदद करता है। और अगर एक पर्टिकुलर एरिया में चोट लगता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के एक पर्टिकुलर एरिया में वेंट्रिकल में, अगर थर्ड वेंट्रिकल में चोट लगता है तो वो जो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करेगा किसी पैरालिटिक पेशेंट के बॉडी पर वो डिफरेंट होगा। तो नर्व डैमेज अगर होता है, ब्रेन इंजरी होती है या फिर स्ट्रोक, जो एक बहुत ही कॉमन कॉज है आज के डेट में कार्डियक अरेस्ट के कारण या ब्रेन हेमरेज होने के कारण में, जो पैरालिसिस होता है वो मोनोप्लेजिया उसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। यानी कि जो स्ट्रोक के कंडीशन में वैसे तो जनरलाइज पैरालिसिस भी होता है, होल बॉडी पैरालाइज हो जाता है, बट मोनोप्लेजिया WHO के रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रोक के कंडीशन में मोनोप्लेजिया का जो रेशियो है वो ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर नर्व, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे नर्व को डिस्ट्रॉय करने लगता है, हमारा सेल्फ का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वही अगर हमारे नर्व्स को अगर डिस्ट्रॉय करने लगता है तो उस कंडीशन में भी मोनोप्लेजिया होता है। और मोनोप्लेजिया में कोई एक सिंगल पार्ट अफेक्टेड होगा, यानी कि या तो हाथ अफेक्टेड होगा राइट साइड का या फिर लेफ्ट साइड का,
या फिर लोअर लिम्ब का कोई भी लेफ्ट या राइट साइड अफेक्टेड होगा। अब बात करते हैं हेमीप्लेजिया। हेमी मीन्स आधा, यानी कि हाफ। हेमीप्लेजिया का मतलब है कि कोई या तो बॉडी का राइट हैंड साइड जो पूरी तरह से हमारा फेशियल मसल्स, हमारा जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, हमारा जो लेफ्ट लेग है, वो पूरा आधा, यहां से आधा एक साइड इफेक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया। ये किसी भी साइड हो सकता है, आइदर ये राइट साइडेड हेमीप्लेजिया हो सकता है या फिर लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया हो सकता है। और ये जितने भी मेडिकल टर्म्स हैं, ये हमें जो रिपेट्राइजेशन मेथड है, हमारी रिपर्टरी है, उसके अंदर में बहुत जरूरी पड़ता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा का पैरालिसिस अगर हो रहा है, हेमीप्लेजिया हो रहा है, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, यानी कि बेल्स पाल्सी हो रहा है, तो अगर ये टर्म्स हम लोगों को समझ में आएगा तो फिर आगे रिपेट्राइजेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बात करते हैं पाराप्लेजिया की। पाराप्लेजिया इज ए टाइप ऑफ पैरालिसिस दैट अफेक्ट बोथ लेग, दोनों लिम्ब। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो अपर पार्ट है बॉडी का, जो हिप जॉइंट से ऊपर का जो पार्ट होता है बॉडी का, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं देखी जाती है, मगर दोनों लिम्ब अफेक्टेड हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि अनकंट्रोल बॉवेल मूवमेंट और यूरिन का जो डिस्चार्ज है, वो भी सेंसेशन पेशेंट नहीं समझ पाता या कैरी नहीं कर पाता है पाराप्लेजिया के कंडीशन में। अब बात करते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया एक सीवियर फॉर्म ऑफ पैरालिसिस है, जहां पे चारों लिम्ब, यानी कि बोथ द हैंड एंड बोथ लेग्स, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। और इसका रीजन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, चाहे एक्सीडेंटल इंजरी के कारण हो या फिर किसी भी और रीजन के कारण, अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंज्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्वाड्रिप्लेजिया देखा जाता है। एंड क्वाड्रिप्लेजिया इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, क्योंकि इसमें हमारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। और ये स्ट्रोक के कंडीशन में भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है, और इसके अंदर में कंप्लीट पूरी तरीके से या फिर पार्शियल जो हमारा मूवमेंट है वो भी, या फिर पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट होता है। और इसका जो सेंसेशन है ये बिलो द नेक रहता है। एबव द नेक हमारा फेशियल मसल सही रहता है इस कंडीशन में, और जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज है और लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इस दोनों का जो सेंसरी ऑर्गन है, जो मोटर फंक्शन है और जो सेंसरी ऑर्गन है, इस दोनों में इंपेयरमेंट आ जाता है। यानी ये कंप्लीट इंपेयरमेंट भी हो सकता है और पार्शियल लॉस भी हो सकता है। हेलो, हाँ। अब बात करते हैं बेल्स पाल्सी का। बेल्स पाल्सी का पेशेंट मुझे लगता है हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ निश्चित ही आता है, जिसमें हमारा जो फेशियल मसल्स है उसके अंदर में वो पैरालाइज हो जाता है। और इसको बेस्ट वे है इसको फाइंड आउट करने का, जब आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप मुंह बंद करके और ब्लो करिए, तो आप देखेंगे कि एक साइड जहां पे अगर राइट साइडेड हेमी बेल्स पाल्सी है, फेशियल पैरालिसिस है, तो राइट साइड के लिप्स के पास से एयर जो है वो पास कर जाएगा। और ड्रूलिंग ऑफ फेस, मतलब कि जिस साइड की पैरालिसिस होती है वहां का फेशियल मसल्स आपको ट्विस्ट दिखेगा, टेढ़ापन दिखेगा, ड्रुप दिखेगा। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरालिसिस के बारे में। तो हम लोगों ने जान लिया कि वो क्या क्या टाइप का होता है। अब बात करते हैं सिवियरिटी के आधार पर, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट लॉस, इंटेंसिटी ऑफ मस्कुलर वीकनेस के आधार पर इसको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन पर लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहता है कि ये माइल्ड, मॉड, ये फेशियल पैरालिसिस है माइल्ड, ये फेशियल पैरालिसिस है मॉडरेट, ये फेशियल पैरालिसिस है सीवियर। तो हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये माइल्ड पैरालिसिस है, मॉडरेट पैरालिसिस है या फिर सीवियर पैरालिसिस है। जो माइल्ड पैरालिसिस है उसके अंदर में माइनर मस्कुलर वीकनेस आएगा, फेशियल पैरालिसिस भी होगा,
तो पेशेंट को ब्लो कर पाएगा, बट वो धीरे धीरे हवा निकल जाएगा। मॉडरेट पैरालिसिस में क्या होता है कि नोटिसेबल लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन, जो मसल्स का फंक्शन है वो आप देख के बता सकते हैं कि ये पेशेंट मस्कुलर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसको उसमें दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है। और सीवियर पैरालिसिस में कंप्लीट लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन हो जाता है, यानी कि पेशेंट का जो ब्रेन है वो हमारे जो मोटर नर्व है, जो हमारे सेंसरी नर्व है, उसके ऊपर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है। और ये कैटेगरी है सीवियर पैरालिसिस का। जैसा इसमें डिफरेंशिएट करके बताया गया है कि माइल्ड पैरालिसिस रेफर टू ए पैरालिसिस लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन कॉजिंग वीकनेस, reduced movement or limited control in the affected area. It may result from nerve damage, strokes, neurological disorder, and sometime improve with therapies and treatments. Therapies in the sense कि फिजियोथेरेपी करवाया, एक्सरसाइज करवाया पेशेंट का, तो उससे भी ये इंप्रूव करता है और मेडिसिन से भी इंप्रूव करता है। सेम एज मॉडरेट पैरालिसिस में रेफर करता है जब हमारा जो मस्कुलर फंक्शन है वो सिग्निफिकेंटली वीक हो जाता है, बट वो इंटायरली लॉस्ट नहीं होता है। माइल्ड में थोड़ा सा दिखेगा, मॉडरेट में उससे ज्यादा आपको मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगा। जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो पैरालाइज्ड पर्सन है, उनको देखिएगा कि वो उनको डिफिकल्टीज होगी, उनको परेशानी होगी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में, और जो उनका मोबिलिटी है वो कम हो जाएगा। मगर जो सीवियर पैरालिसिस है, सीवियर पैरालिसिस के अंदर में क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगा। हमारा जो मस्कुलर फंक्शन है वो, ए पेशेंट किसी भी तरीके से अपने, अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर मोनोप्लेजिया ऑफ राइट हैंड सीवियर पैरालाइज्ड है, तो वो किसी भी हालत में अपने हैंड को थोड़ा सा भी मोशन नहीं दे पाएगा, उसका सेंसरी और मोटर दोनों नर्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। लोकेशन के आधार पे पैरालिसिस को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक होता है लोकलाइज्ड पैरालिसिस, वो एक अफेक्टेड एरिया को आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसको वो अफेक्ट करेगा। जैसे अगर किसी को लोअर लिम्ब में राइट साइड में पैरालाइज्ड है, तो देखा जाएगा कि उसके एंकल ज्वाइंट में मोशन नहीं हो रहा है, फिंगर में नंबनेस आ गया है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या फॉर्मिकेशन हो रहा है उसके अंदर में। दैट इज लोकलाइज्ड पैरालिसिस विच रिजेंबल्स ए पार्ट ऑफ ए बॉडी और ए ऑर्गन ऑफ ए बॉडी। और जनरलाइज पैरालिसिस में है जो हमारे लार्ज एरिया स्केल, लार्ज एरिया मींस पाराप्लेजिया, जो क्वाड्रिप्लेजिया जो था, या हेमीप्लेजिया जो है, वो जनरलाइज पैरालिसिस के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। लोकलाइज्ड पैरालिसिस अफेक्ट्स ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का उसको अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे फेस को, हमारे हैंड को, या हमारे फुट को। और रीजन तो हर एक तरह की पैरालिसिस का वेल नोन है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, स्ट्रोक होगा, आइदर वो इंजरी से होगा या फिर किसी भी और रीजन से हमारे नर्व में अगर डैमेज होगा तो उसके कारण पैरालिसिस उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। जनरलाइज पैरालिसिस में वही सारी बातें हैं कि ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स को या फिर इंटायर बॉडी को जो है वो अफेक्ट करता है, और इसका रेंज जो है वो पार्शियल पैरालिसिस के अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है, जो हमारा मोटर फंक्शन है, जो हमारा सेंसरी फंक्शन है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अलावा जो गोलियन बेरी सिंड्रोम है, उस कंडीशन में भी जनरलाइज पैरालिसिस होता है। तो गोलियन बेरी सिंड्रोम है जो इसके बारे में राइटर्स लिखते हैं, व्हेन द वॉल ग्रेजेस द ग्रास हु विल सेव, यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। इसका मतलब है जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के नर्व को, हमारा खुद जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसको अगर डिस्ट्रॉय करने लगे, तब जाके जो पैरालिसिस होता है वो जनरलाइज पैरालिसिस के अंदर में कैटेगराइज होता है, और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं गोलियन बेरी सिंड्रोम।
अब बात करते हैं कि कॉज के ऊपर में। पैरालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल कॉज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुलियन बेली सिंड्रोम के अंदर में जब हमारा सेल्फ का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का, जो फैगोसाइटिक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, वही हमारे नर्व को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और बहुत सारे राइटर्स ने ये लिखा है, गुलियन बेरी सिंड्रोम is symbolized as the when the wall grazes the grass। तो आप, या फिर जो ब्रेन इंजरी है अगर किसी को हो जाए, चाहे वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो या फिर स्ट्रोक के कारण में अगर किसी को ब्रेन इंज्योर हो जाए, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, और पर्टिकुलर जो जैसे थर्ड वेंट्रिकल ऑफ मेडुला ऑब्लंग, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, या फिर मेडुला ऑब्लंगटा एज एन होल अगर पैरालाइज्ड हो जाए, न्यूरोलॉजिकल कॉज के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। अब बात करते हैं ट्रॉमेटिक कॉज के। तो पैरालिसिस ड्यू टू ट्रॉमेटिक कॉज, बहुत सारे केसेस आपको देखने के मिलेंगे। एक्सीडेंटल कॉज, पेशेंट है अगर सीट बेल्ट प्रॉपर नहीं लगाया है और वो कार ड्राइव कर रहा है, उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि जब फॉरवर्ड मूवमेंट आता है स्टीयरिंग पर, जब बॉडी अगर स्ट्राइक करता है तो हमारे L4, L5 और S1 में कंप्रेशन होता है, ट्रॉमा हो जाता है, या फिर रैप्चर हो जाता है हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर में। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जैसे ही रैप्चर होगा तो जो न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन वहां पे देखने को मिलेगा, जिसके कारण पैरालिसिस या तो पार्शियल हो या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर और जो सेंसरी फंक्शन होता है बॉडी का, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इन्फेक्शंस, बहुत सारी इसी तरह की इन्फेक्शंस है जो हमारे नर्व को डैमेज कर देता है, और ये लीड करता है पैरालिसिस का। तो ये तीन रीजंस हैं, ये तीन कॉजेज हैं जिसके आधार पे हम पैरालिसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन का पैरालिसिस है, दिस इज फ्रॉम ट्रॉमेटिक ओरिजिन, एंड दिस इज फॉर ऑटो इम्यून डिजीज और एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन विच लीड्स टू पैरालिसिस। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के बारे में कि आखिर क्या क्या न्यूरोलॉजिकल कॉज है जिसके कारण पैरालिसिस हमारे शरीर में होता है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि इन सब चीजों की जानकारी हमें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हम रिपेट्राइज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को हमारी रिपर्टरी में मिलेगी कि ट्रॉमेटिक कॉज का इंजरी है, स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण अगर किसी को पैरालिसिस हो रहा है, या फिर अगर गुलियन बेरी सिंड्रोम के कारण पैरालिसिस हो रहा है, या फिर अगर कोई ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड वेदर या ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर के कारण पैरालिसिस हो रहा है, तो वहां पे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि ये पैरालिसिस का ओरिजिन क्यों है, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रूट बिहाइंड द पैरालिसिस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आता है कि अगर हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को, या फिर स्ट्रोक के कारण, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण, जहां पे हमारा नर्व डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, या सेरिब्रल पाल्सी के कारण, जो कि बहुत सारे बच्चों में शुरुआत से ही देखने को मिलता है, या फिर ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण भी कभी कभी जो सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण अगर हमारे नर्व सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचने में और वापस रिस्पॉन्स देने में अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है, या फिर कहीं भी साइनेप्स डेवलप हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है हमारा सिग्नल, तो वो हमारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी पैदा करेगा, डिस्टरबेंस पैदा करेगा, और वो लीड कर सकता है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन के अंतर्गत। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा कॉज है, वो है ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक पैरालिसिस, ट्रॉमेटिक कॉज से जो पैरालिसिस होता है, अगर किसी को सीवियर फिजिकल इंजरी होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, या नर्व डैमेज हो गया, किसी भी कंडीशन से फिजिकल एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक रीजन के कारण, और उसके कारण जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो प्रॉपर जो सिग्नल है वो कैरी हमारे ब्रेन तक नहीं कर पाता है, और इसके बाद वो सिग्नल हमारे मोटर नर्व तक प्रॉपरली वापस रिटर्न नहीं हो पाता है, तब ये आता है ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ पैरालिसिस के अंतर्गत। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो नर्व है वो कितना इंजोर्ड हुआ है।
कितना सिविरिटी है, इंटेंसिटी है नर्व इंजुरी की। अगर बहुत ज्यादा है, नर्व डिटैच हो गया है, तो सिग्नल लॉस्ट कर जाएगा, और देयर विल बी ए कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। अगर कहीं कंप्रेशन हो गया, स्पाइनल इंजुरी किसी को हुआ और उसके अंतर्गत देखा गया कि उसको कंप्रेशन हो गया, मींस दबाव पड़ गया उस पे, तो उस कंडीशन में जो है वो पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अदर कॉजेज जो है, जैसे कि पहले ही बताया कि पोलियो में जो पोलियोमाइलाइटिस है, जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जाके जो पोलियो की वायरस बैठ जाती है, और हमारा एक जो पार्ट है जिस एरिया पे वो इफेक्ट करेगा, उस एरिया का जो नर्व सप्लाई है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वहां का जो लिम्ब है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से मूवमेंट, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। गुलियन बेरी सिंड्रोम के बारे में हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म जो हमारा बॉडी का है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वही हमारे नर्व्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऑटो इम्यून डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर ट्यूमर, अगर कहीं किसी को ब्रेन ट्यूमर है, इनलार्ज ब्रेन ट्यूमर है, और वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण जो नर्व है वो उसका कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रहा है, तो वो भी पैरालिसिस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब बात करते हैं टेम्पोररी वर्सेस परमानेंट पैरालिसिस। पहले ही हम लोग बात की है, अगर नर्व पूरी तरह से डिटैच हो जाएगा, साइनेप्स 100% डेवलप हो जाएगा, सिग्नल पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा, तो लॉन्ग लास्टिंग पैरालिसिस होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को आप लोग देखते होंगे कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पोलियोमाइलाइटिस के कंडीशन में, जैसे पोलियोमाइलाइटिस के कंडीशन में या गुलियन सिंड्रोम के कंडीशन में परमानेंट पैरालिसिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और पोलियोमाइलाइटिस में तो 99.99% जो है वो परमानेंट पैरालिसिस देखने को मिलता है। टेम्पोररी पैरालिसिस में रिवर्सिबल है, ये थेरेपीज से, एक्सरसाइज से और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मैजिकली रिकवर होता है। जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, अगर कहीं कंप्रेस हो गया है, कहीं नर्व के कंडक्शन में अगर इंपेयरमेंट आ गई है, तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयों के पास वो स्ट्रेंथ है कि उस नर्व के अंदर में वापस से एनर्जी इंड्यूस करके हमें हमारा जो मस्कुलर फंक्शन है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, उसको वापस अपने लाइन पर लेके आएगा। अब बात करते हैं टेम्पोररी पैरालिसिस। ये शॉर्ट टाइम का पैरालिसिस है, मेनली नर्व कंप्रेशन के कारण में, ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण में, या फिर स्लीप पैरालिसिस के तौर पे भी ये देखा जाता है। यूजुअली इसमें रिकवरी आराम से हो जाती है। परमानेंट पैरालिसिस जो है उसमें ये इरिवर्सिबल होता है। नर्व कॉर्ड जो है, जो नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक्सीडेंटल केस में, इंजरी के केस में, जो कॉर्डा इक्वेना है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जहां नर्व फ्लोट करती है, वो अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो जाता है। अनकंट्रोल्ड बॉवेल एंड यूरिन मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो एक तो स्ट्रोक है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को डिरेंज कर देता है और उस कारण से हमारा पैरालिसिस हो जाता है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक्सीडेंटल कॉज में, या जो हमारा नर्व्स है, जो कॉर्डा इक्विना है, जो नर्व का एक गेटवे है, वहां वो अगर इफेक्ट हो गया, वो वहां पे अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, तो वहां उसके कारण भी पैरालिसिस होता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज में जब हमारे नर्व फाइबर डिजनरेट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, हमारा खुद का बॉडी, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, हमारा खुद का डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारे नर्व को डिस्ट्रॉय करने लगता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशंस में, तो ये पैरालिसिस देखने को मिलता है। इन्फेक्शंस, पोलियो और मेनिंजाइटिस जैसे केसेस में जो ब्रेन का इन्फ्लामेशन, ब्रेन सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या ब्रेन टिश्यूज के अंदर में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके कारण में, या फिर पोलियो के कंडीशंस के कारण में भी पैरालिसिस देखने को मिलता है। स्ट्रोक के बारे में बताया गया है कि स्ट्रोक के कारण, स्ट्रोक हमारे
बॉडी को पैरालाइज कैसे करता है? जब हमारा ब्लड फ्लो है, जो हमारा ब्लड फ्लो है, सेरिब्रल सर्कुलेशन जो है हमारा, वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन को अंदर जाना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। और अगर हमारे ब्रेन तक एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। और इन मैक्सिमम कंडीशंस, मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूं, बट इन मैक्सिमम कंडीशंस ये देखा गया है कि अगर लॉन्ग इंटरवल तक, ज्यादा समय तक अगर हमारी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पड़ता है तो वो परमानेंट ब्रेन डेड का पेशेंट बन जाता है। और जैसे ही हमारा ब्रेन अगर फंक्शन नहीं करेगा तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होगा और बॉडी का कोई भी पार्ट मोशन नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन हमारे मस्कुलर का बिगड़ जाएगा। इस्चेमिक स्ट्रोक के कारण, यानी कि ब्लड की अगर कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर में, या फिर अगर स्ट्रोक के कारण में हैमरेज हो जाता है, ब्लड अगर रैप्चर करता है उस कंडीशन के कारण में, तो ये पैरालिसिस देखने को मिलता है स्ट्रोक के कंडीशन में। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कंडीशन में कैसे हमारा बॉडी पैरालाइज होता है। ट्रॉमेटिक कंडीशन में, एक्सीडेंटल हो या फिर मेडिकल कंडीशन के कारण हो, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है लंबर पंक्चर करते समय। मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो लंबर पंक्चर कर रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालने के लिए, जब कोई ट्रेंड या फिर अनट्रेंड आदमी अगर प्रिक कर गया नर्व को, तो उस कंडीशन में टेम्पोररी या परमानेंट लॉस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लॉस ऑफ जो पावर है हमारा, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो हो जाता है। तो ये मेडिकल कंडीशंस है। एक्सीडेंटल स्पोर्ट्स इंजरी, मेडिकल कंडीशंस में अगर किसी को ट्यूमर अगर हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज अगर है, तो उस कंडीशन में ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है और पैरालिसिस का सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस के कंडीशन में। MS is a chronic autoimmune disease where the immune system mistakenly attack the protective covering of nerve fiber। जो मेलिन सीथ है, जो हमारे नर्व के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है मेलिन सीथ, उसे वो डिजेनरेट करने लगता है, उसे वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, और इसके कारण जो है वो जो नर्व का सिग्नल है वो डिसरप्ट हो जाता है, और ये लीड करता है मस्कुलर वीकनेस और कोऑर्डिनेशन इशू से, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन से, फैटिग एंड विजन प्रॉब्लम से, या फिर डिफिकल्टीज, बहुत सारी तरह की स्पीच डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेगी, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन्फेक्शंस का। कैसे इन्फेक्शन आपके बॉडी को पैरालाइज कर सकता है, पेशेंट के बॉडी को कैसे इन्फेक्शन पैरालाइज कर सकता है। मेनिंजाइटिस जैसे जो ब्रेन के सेल्स का इन्फ्लामेशन है वो सीवियरली अफेक्ट कर सकता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्व को, और वो लीड करता है पैरालिसिस में, ब्रेन डैमेज में, और इवन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जनरेट कर देता है। ब्रेन डेड पेशेंट्स जो है वो कभी कभी कंप्लीट कोमा में चले जाते हैं, 2 साल 4 साल तक वो रिकवर नहीं हो पाते हैं ब्रेन डेड के कंडीशन में। और ये किस किस में देखा जाता है? पोलियो में, जो कि अब लगभग इरेडिकेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे स्कीम्स के द्वारा। पहले के जमाने में हम लोग देखते होंगे बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स का एक पर्टिकुलर लिम्ब पूरी तरह से एट्रोफाई हो जाता है, मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है बस वो एक बोनी स्ट्रक्चर बन के रह जाता है, जो वहां का मसल्स है, जो वहां का नर्व है, वो पूरी तरह से एट्रोफाई हो जाता है, वो वर्क करना बंद कर देता है। मेनिंजाइटिस के कंडीशन में भी जो स्पाइनल कॉर्ड में मेम्ब्रेन है, या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस है, जो लीड हाई फीवर के कारण हेडेक होता है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट्स को हम लोग कैसे और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। पहला है एमआरआई। अगर किसी को एक पर्टिकुलर ब्रेन स्ट्रोक है
तो हम लोग एमआरआई ऑफ ब्रेन लिख सकते हैं उसको। और किसी पर्टिकुलर आदमी को अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया है, एक्सीडेंटल इंजरी के कारण में उसका लोअर लिम्ब पैरालाइज हो गया है, तो हम लोग एमआरआई ऑफ एलएस स्पाइन लिख सकते हैं उसको। तो डिफरेंट एमआरआई मेडिकल रिजोनेंस इमेजिंग जो है वो फाइंड आउट करने में मदद करती है कि आइदर इट इज कंप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर नर्व और द नर्व हैज डिटैच्ड फ्रॉम, ये पार्शियल पैरालिसिस का लीड कर रहा है, या प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है, या पूरी तरह से नर्व डिटैच्ड हो गया है। इसके अलावा सीटी स्कैन और इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में एक निडल पियर्स करके जो हमारा नर्व का इंडक्शन सिस्टम है, नर्व का जो वर्क है, नर्व का जो सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी है, उसको हम लोग चेक करते हैं। आगे इसका डिटेल्स हम लोग डिटेल्स के बारे में आगे इसमें बात करते हैं। एमआरआई नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, इसमें रेडियो एक्टिव वेव्स दिया जाता है, एवरीवन नोज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और इसमें डिटेल इमेजिंग में सॉफ्ट टिश्यूज में क्या क्या परेशानियां हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में क्या क्या, नर्व्स में क्या परेशानियां हैं, और ब्रेन में क्या इंजरी है, या फिर ब्रेन में कोई स्ट्रोक है, कहीं पे क्लॉट है, किस एरिया में है, या थर्ड वेंट्रिकल में, सेकंड वेंट्रिकल में क्लॉट है, कहाँ पे परेशानियां हैं, ये आपको देखने को एमआरआई रिपोर्ट्स के अंदर में मिल जाएगा। दूसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी आप सेम एज इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रहा है किसी को, या फिर किसी को ट्यूमर है अगर इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के अंदर में, तो वो सीटी स्कैन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि ये किस कारण से पैरालिसिस हो रहा है। आइदर ब्रेन इंजुरी के कारण हो रहा है, ब्रेन फैक्ट ब्रेन में कोई ट्यूमर है उसके कारण हो रहा है, या फिर ब्रेन में कोई हैमरेज हो गया है उस कंडीशन के कारण ये हो रहा है। अब बात करते हैं ईएमजी के बारे में। ये इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट इवेल्युएट मसल्स एंड नर्व फंक्शन बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। जो हमारा नर्व है, नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि नर्व प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपको डॉक्टर को असेस करता है कि नर्व का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर लॉस्ट हो चुका है। इसके अंदर में एक स्मॉल इलेक्ट्रोड्स या फिर निडल जो है वो रिकॉर्ड करता है मस्कुलर रिस्पॉन्स को। और मोस्टली ये न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर में टेस्ट करवाने में ये आपको बहुत फायदेमंद देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का, कि क्या क्या अप्रोच हो सकता है अगर कोई पैरालाइज पेशेंट आपके पास में आए, तो किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड बेस्ट इज होम्योपैथी। वी कैन ट्रीट सक्सेसफुली एंड आई एम बिट कॉन्फिडेंट कि जितने भी हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो बहुत सारे हमारे जो अभी न्यू कमर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर में ये एक फीलिंग जनरेट होगा कि हमारे रिपर्टरी के अंदर में ईच एंड एवरी पार्ट के लिए ईच एंड एवरी तरह का सिम्टम्स एनालाइज्ड है और मेडिसिन दिया गया है। कुछ रूब्रिक्स के बारे में और कुछ मेडिसिन के बारे में आगे हम लोग बात भी करेंगे। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके जो मोबिलिटी है, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो रिजिडिटी है पैरालिसिस के कारण में, उससे दूर करने के लिए, और जो मस्कुलर फंक्शन है उसे रीगेन करने के लिए होम्योपैथी। और साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है, जो हमारे पैरालाइज पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाता है, यानी कि वो डिप्रेशन में होते हैं। फियर बर्डन ऑफ बिकमिंग ऑन समवन, ये हमारे यहाँ रिपोर्टरी में एक रूब्रिक है जो आप पैरालिसिस के पेशेंट्स में देखने को आपको मिलेगा। वो बोलेंगे आपको आके कि डॉक्टर साहब, मुझे चिंता इस बात की है कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं, मैं खुद काम कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं मुझे किसी और के ऊपर में निर्भर होना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है, fear being dependent on anyone else।
और इससे उनके अंदर में डिप्रेशन पैदा होता है, इंसोम्निया होता है, और डिप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस. इट कैन लीड टू थायराइड, इट कैन लीड टू हार्मोनल डिसऑर्डर, इट कैन लीड टू ब्रेन स्ट्रोक, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, इट कैन लीड टू डायबिटीज. सो सबसे पहले जो पेशेंट है उनको काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है. आप उन्हें बताएं कि होम्योपैथिक हैज मैजिकल मेडिसिन विच विल क्योर यू, आपको ये ठीक कर सकता है, हमारे पास दवाइयां उपलब्ध है. और सोशल लाइफ में जो रिड्यूस पार्टिसिपेशन होता है, सोशल एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेशन रिड्यूस होता है, ये भी पेशेंट के ऊपर में एक बहुत निगेटिव इंपैक्ट पैदा करता है. और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पेशेंट हेल्दी फील नहीं करेगा, मेंटली पेशेंट डिप्रेस्ड रहेगा, तो मेडिसिन भी प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेगी. बिकॉज सेल्फ हीलिंग पावर जो हमारे बॉडी का है वो है हमारा हैप्पी हार्मोन, हमारा एंटी डिप्रेशेंट हार्मोन. और वो अगर एक्टिवेट रहेगा, हमारा पेशेंट अगर मेंटली बोल्ड रहेगा, तो वो किसी भी कंडीशन को फाइट कर सकता है. तो जो हमारे पास अटेंडेंट आते हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, उन्हें भी यह बताइए कि अगर कोई भी सोशल एक्टिविटीज हो रहा है तो उसमें इन्हें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दे, इनको टाइम दे, इनको नेग्लेक्टेड फीलिंग ना हो. अगर नेग्लेक्टेड फीलिंग होगा तो पेशेंट डिप्रेस्ड मोड में जाएगा. मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम लोगों ने अभी बातें किया है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है क्योर के अंदर में. तो डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करना है, परसिस्टेंट सैडनेस और वरी अगर पेशेंट को है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज है, फैटिक, स्लीप डिस्टरबेंस है, डिफिकल्टीज इन कंसंट्रेशन है, तो इन सबको काउंसलिंग और मेडिसिनल मेडिसिन के साथ हम इसे दूर कर सकते हैं. सोशल लाइफ में इंटरेक्शन के लिए जो उनके अटेंडेंट हैं उन्हें बताइए कि इनको सोशली इंटरेक्ट कराइए, इमोशनली इनको स्ट्रगल नहीं होने दीजिए. जो भी कहीं भी अगर कोई सोशल फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनका इनका भी पार्टिसिपेशन उसमें दीजिए. तो जो हमारे बॉडी में हार्मोनल डिस्चार्ज होगा, जो हैप्पी हार्मोन है वो डिस्चार्ज करेगा, तो हमारे पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक करने की इच्छा जाहिर होगी उसके अंदर में, और वो जल्दी रिकवर भी करेगा. अब बात करते हैं होम्योपैथिक की कुछ रूब्रिक्स की और उसकी दवाइयों के बारे में. पहली जो दवा है वो है फेस पैरालिसिस accompanied बाय सॉल्विंग डिफिकल्टीज. सिंगल मेडिसिन है इसमें, कैडमियम सल्फ. अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस हो और उसे कुछ भी चीज निगलने में परेशानी होने लगे, तो एकमात्र होम्योपैथिक रिपोर्टरी में दवाई है और वो है कैडमियम सल्फ. बात करते हैं दूसरे और रूब्रिक्स के बारे में. वैसे मोर देन 1200 होम्योपैथिक में हमारे रिपर्टरी में, सिंथेसिस रिपर्टरी में रूब्रिक है, जो मगर हम लोग कुछ उसमें से प्रॉपर सेलेक्ट किए हैं जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट है और जो सिंगल मेडिसिन कैरी ज्यादा कर रहा है. जैसे सबसे पहले नोज स्मेल डिमनेस पैरालिसिस ऑफ नर्व ऑफ स्मेल फ्रॉम. जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व के अगर पैरालिसिस के कारण में अगर जो हमारा स्मेल है वो डिमिनिश्ड हो जाए, कम हो जाए, तो देयर आर 9 होम्योपैथिक मेडिसिन इन आवर रिपेटरी. The first one is belladonna, second one is causticum, third is hyosmus, lyco, natramune, nux vomica, opium, plumbum and sepia. ध्यान देने की बात यह है कि वी कैन नॉट सेलेक्ट ए कंप्लीट मेडिसिन, ए सिमिलिमम मेडिसिन ऑन ए सिंगल रूब्रिक. बट कुछ कुछ ऐसी रूब्रिक्स हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं, एकदम रेड लाइन रूब्रिक्स है इसके अंदर में, स्ट्राइकिंग रूब्रिक्स है जो आपको गाइड कर देगी कि अगर ये कॉज है, पेशेंट को ग्रीफ के कारण हुआ है, पेशेंट को अल्कोहल यूज करने के बाद हुआ है, तो ये सारी दवाइयां शॉर्टलिस्ट करके आपके पास आ जाएगी कि ये मेडिसिन ज्यादा प्रोमिनेंट है जिससे आपके पेशेंट ठीक हो सकते हैं. आई पेन लीड पैरालिसिस फ्रॉम देयर 3 मेडिसिन, ग्रेफाइटिस, प्लम्बम एंड रास्टक्स. अब बात करते हैं कुछ सिंगल मेडिसिन की रूब्रिक्स के बारे में, जिसमें
अगर किसी का हेमोरॉइड का ऑपरेशन हुआ हो, यानी कि कोई भी आदमी आपको ये आके बताए कि डॉक्टर साहब मैंने अपना जो पाइल्स है उसका ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद मुझे रेक्टल पैरालिसिस हो गया है, तो रिमेंबर वन एंड ओनली मेडिसिन एंड दैट इज कैलिफॉस. Rectal paralysis after removal of hemorrhoid, Califos is the single medicine for this condition. Extremities formication paralysis during, अगर किसी को टिंगलिंग सेंसेशन हो या ऐसा फील हो कि कुछ चल रहा है, चींटी सा सहर रहा है एक्सट्रीमिटीज में, हाथों पे पैरों में, पैरालिसिस के समय, तो दो दवाइयां हैं, एलुमिना एंड फॉस्फोरस. इसके बाद बात करते हैं ब्लैडर पैरालिसिस लेप्रोटोमी आफ्टर. अगर इन अनकंट्रोल्ड यूरिन बाहर निकल रहा है, ब्लैडर का पैरालिसिस हो गया है, किसी का ऑपरेशन हुआ है पेट कट करके, लीवर का, हार्निया का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, किसी भी कारण से अगर उसका ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट आपको आके ये कंप्लेन करता है कि इसके बाद मेरा जो यूरिन है वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है, यूरिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा ब्लैडर पैरालाइज हो गया है, तो रिमेंबर ओपियम. ओपियम इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस विच हैपेंस आफ्टर ऑपरेशन ऑफ एब्डोमेन. पेट का ऑपरेशन के बाद अगर ब्लैडर का पैरालिसिस हो जाए तो ओपियम इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दैट. और वेल नोन मेडिसिन है थूजा. वैक्सीनेशन के किसी भी इफेक्ट के बाद, वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट अगर बॉडी पे हो तो थूजा इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दैट वेरी कंडीशन. पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब आफ्टर वैक्सीनेशन, किसी भी तरह का वैक्सीन अगर पेशेंट लिया है, इसके बाद वो आके अगर आपको कंप्लेन करता है, तो थिंक ऑफ ओनली वन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड दैट इज थूजा. इट एक्ट्स वंडरफुली ऑन द पेशेंट एंड इट विल वर्क श्योरली ऑन योर पेशेंट. इसके बाद बात करते हैं अगर आप पेशेंट को देखने जाते हैं या पेशेंट आपके पास में जब आ रहा है, तो जब जो पैरालाइज्ड पार्ट है जब आप उसको टच करते हैं और जो हेल्दी पार्ट है जब आप उसे टच करते हैं, तो थर्मल डिफरेंस अगर आपको देखने को मिलता है. यानी कि जो पैरालाइज्ड पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हैंड पैरालिसिस, किसी को अगर मान लीजिए कि हेमीप्लेजिया हुआ, लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया है, लेफ्ट साइड जब आप टच करते हैं तो वो कोल्ड आपको दिखे, एकदम आइसी कोल्डनेस दिखे उसका, और राइट साइड का जो बॉडी है वो आपको हीट दिखे, तो रिमेंबर दीज फोर मेडिसिन फॉर दैट: कॉकुलस, डलकामरा, प्लम्बम एंड रस्टक्स. ये चार दवाइयां थर्मल टेम्परेचर से डिस्टिंग्विश्ड अगर हो, अगर कोई पार्ट अफेक्टेड हो, पैरालाइज पार्ट, दूसरा पार्ट अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो या गर्म हो, तो आप इस चार दवाई को जरूर कंसीडर करें. बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बाहर निकले थे, ठंडा हवा लगा, हवा का झोंका लगा और तुरंत पैरालिसिस हो गया. आंख बंद करके हम लोग कॉस्टिकम देते हैं. और क्यों काम करता है कॉस्टिकम? क्योंकि जनरल जो हमारा चैप्टर है उसमें लिखा है पैरालिसिस ड्राफ्ट ऑफ एयर और विंड आफ्टर. अगर पैरालिसिस किसी को भी जो हवा के झोंकों के बाद या ड्राफ्ट ऑफ विंड के बाद अगर पैरालिसिस हो, तो कॉस्टिकम इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दैट कंडीशन. अब बात करते हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का. अगर कोई ठंडा पीने के बाद या फिर ठंडा लगने के बाद अगर किसी को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाए, आवाज ही ना निकले, बोला कि सर ठंडा लगा गले में, ठंड के मौसम में बाहर निकले, ठंड गले में लगा और मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया, आवाज निकल नहीं पा रहा, ना कुछ डिग्लूटिनेट कर पा रहे हैं, सांस लेने में अलग दिक्कत हो रही है. रिमेंबर सीना, सीना हम दिमाग में भी नहीं सोचेंगे, वर्म इन्फेस्टेशन के लिए सोचेंगे, बट लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, पैरालिसिस वोकल कॉर्ड फ्रॉम कैचिंग कोल्ड, सीना इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन. बात करते हैं अगले रूब्रिक की, फॉर्मिकेशन लोअर लिम्ब पैरालाइज लिम्ब. अगर कोई आदमी जो उसका लोअर लिम्ब है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, यानी दोनों पैर जो है उसके अंदर में फॉर्मिकेशन सेंसेशन हो, जो पैरालाइज लिम्ब है उसके अंदर, तो नक्स वोमिका इज द सिंगल मेडिसिन फॉर दैट. अब बात करते हैं सडन पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज का.
अचानक पैरालिसिस मार दिया, अचानक मार दिया, we will go for aconite. But here in repertory, remember these three medicine: Sina, Nux vomica, and phosphorus. These are the three major medicine for sudden paralysis of lower limb. अचानक किसी को paralysis lower limb का मार दे, don't go for aconite, go for phosphorus, Nux vomica and Sina. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये होम्योपैथिक रिपर्टरी बोल रही है। लोअर लिम्ब का अगर पैरालिसिस हो, सडन पैरालिसिस हो, थिंक ऑफ सीना, थिंक ऑफ नक्स वोमिका, थिंक ऑफ फास्फोरस। अब बात करते हैं इमेसिएशन पैरालाइज्ड लिम्ब। जब कोई भी आप पेशेंट को देखते हैं कि उसको लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हुआ, एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हुआ, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटीज हो या लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हो, पैरालिसिस के बाद आपको ये देखने को मिलता है कि जो वहां का मस्कुलर वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो मसल्स है वहां का, वो वेस्टिंग हो रहा है, वहां पे मसल्स जो डिग्रेडेड हो रहा है, इमेसिएट कर रहा है बॉडी। तो थिंक ऑफ दिस 5 मेडिसिन: कैलिफॉस, नक्स वोमिका, प्लम्बम is in 3 grade, sepia, sickle core and sepia. These are the 5 medicine for emaciation of extremities of paralyzed limb. अब बात करते हैं इचिंग अगर पैरालाइज्ड लिम्ब का हो। कोई आदमी अगर बोले कि जहां पे पैरालिसिस होता है वहां पे इचिंग हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सेंसरी पैरालिसिस नहीं है, वहां मोटर लिम्ब पैरालाइज्ड हुआ है, मोटर नर्व पैरालाइज्ड हुआ, मोटर सिस्टम पैरालाइज्ड हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइज जो हमारा लिम्ब है उसके अंदर में इचिंग हो रहा है, तो होम्योपैथिक रिपर्टरी में सिंगल मेडिसिन लिखा गया है, और वो मेडिसिन है रस्ट, फॉस्फोरस, सॉरी, फॉर्मिकेशन पैरालाइज्ड पार्ट में रस्टक्स इन द सिंगल मेडिसिन। अब बात करते हैं वीकनेस, ओल्ड पुपिल इन पैरालाइटिक, एकदम पैरालाइटिक वीकनेस अगर ओल्ड पीपल में देखा जाए तो कैलिकार्ब इज द सिंगल मेडिसिन। अगले रूब्रिक पे आते हैं, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो और उसके साथ में वर्टिगो हो, पेशेंट आके बोलो कि सर पैर तो हमारा पैरालाइज हो ही गया है और चक्कर बंद ही नहीं हो रहा है, थिंक ऑफ सिंगल मेडिसिन, कैलिकार्ब इज द मेडिसिन इन होम्योपैथिक रिपर्टरी। सॉरी, Thuja is the medicine. I'm really sorry for mistaken. पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब विद वर्टिगो, अगर पेशेंट आके यह कंप्लेन करता है कि मेरा लोअर लिम्ब पैरालाइज होने के बाद मुझे वर्टिगो लगातार बनी हुई है, चक्कर लगातार आता आ रहा है, तो थिंक ऑफ सिंगल मेडिसिन एंड दैट इज थूजा। अब बात करते हैं कि जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि कॉज अगर मालूम चले कि व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द पैरालिसिस। कोई आदमी आपको ये आके बताए कि डॉक्टर साहब ये बहुत अल्कोहल यूज करता था और अल्कोहल यूज करते करते आज देखिए ये पूरा पैरालाइज हो गया है, तो थिंक ऑफ दिस 10 मेडिसिन एंड ओपियम इज द बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडीज इन दिस। 3 ग्रेड में ओपियम है, ओपॉइड फैमिली से बिलोंग करता है, स्टूपराइज देखने को मिलेगा, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा, आई हाफ ओपन आपको देखने को मिलेगा, तो ओपियम। वैसे इसमें एंटीमटाट, आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, लैकेसिस, नेट्रम सल्फ, नक्स वोमिका, रेननकुलस बल्बोसस, सीपिया एंड सल्फर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोई नहाने, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे समझिए कि अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहिए हम लोगों को कि जैसे कुंभ का समय चल रहा है, लोग गए कुंभ में नहा के, बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने देखी है सोशल मीडिया पे कि लोग ठंड में आप ना नहाने जाए, ठंड में जैसे ही नहाया पेशेंट रिवर में बात किया, अभी जो धूप है, जो समर का टाइम है, जो जितना धूप चल रहा है, जैसे ही नहा के बाहर निकला उसका बॉडी पैरालाइज होने लगा, थरथराने लगा। थिंक ऑफ कॉस्टिकम, सिंगल मेडिसिन है कॉस्टिकम, पैरालिसिस रिवर बाथ इन समर। अगर अभी के कंडीशन में कोई भी जब टेम्परेचर एपिक पे हो और उस टाइम में अगर कुंभ में नहा रहा हो, किसी भी रिवर में स्नान कर रहा हो और उसके बाद उसको पैरालिसिस हो गया, तो होम्योपैथिक हैज ए सिंगल मेडिसिन एंड दैट इज कॉस्टिकम। ओके, इसी तरह से और भी हमारा ऑर्गेन्स के ऊपर में रिपोर्टरीज में रूब्रिक्स लिखा हुआ है। पैरालिसिस ऑफ आइरिस, जो हमारा आंखों में आइरिस है उसमें अगर पैरालिसिस हो जाए,
होम्योपैथी की सुंदरता हम लोग इससे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, एक पर्टिकुलर कॉज पे, एक पर्टिकुलर एब्यूज पे हमारे यहाँ मेडिसिन है। तो अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्रॉपरली किसी पेशेंट का केस चेक करके रिपर्टराइज करें तो जो सक्सेस रेशियो होगा पैरालिसिस के कंडीशन में वो कई गुना ज्यादा होगा किसी भी और पैथी के कंपैरिजन में। तो अब बात करते हैं ऑन द टॉपिक पैरालिसिस ऑफ आइरिस, आर्निका, आर्सेनिक, कैली बाइक्रोम इज द मेडिसिन फॉर दिस। एंगर पैरालिसिस फ्रॉम, कोई भी आदमी अगर गुस्सा हो, बहुत ज्यादा अगर एंगर में हो या फिर अगर गुस्सा हुआ हो उसके बाद उसको पैरालिसिस हो गया हो किसी भी घरेलू काम में या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क में, एक्सट्रीम एंगर होने के बाद अगर उसका बॉडी पैरालाइज हो जाए तो थिंक ऑफ दिस थ्री मेडिसिन। फर्स्ट वन इज नेट्राम्यूर, सेकेंड वन इज नक्स vomica, and third one is Staphylococcus. These three medicines work magically if a patient get paralyzed after गेटिंग एंगर। अगर गुस्से के बाद कोई आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाए तो आप इस तीन मेडिसिन को बारे में सोच सकते हैं। अगर स्पीच का बल्बर पैरालिसिस जो हमारा स्पीच लॉस्ट है उसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो वर्क करता है बल्बर पैरालिसिस की कंडीशन में। कॉस्टिकम एक अच्छी मेडिसिन है। फियर डेथ ऑफ पैरालिसिस ड्यूरिंग, फियर डेथ ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग हम लोग दवा जानते हैं। अब बात करते हैं फियर डेथ ऑफ प्रेगनेंसी पैरालिसिस ड्यूरिंग का। अगर कोई पेशेंट अगर पैरालाइज हो जाए और आपको आके ये बोले कि अब तो हम बच नहीं पाएंगे, अब तो मेरा मरना तय है, अब हम डर गए हैं, अब तो हम सर मर जाएंगे, बचाइए हमको, तो थिंक ऑफ कॉस्टिकम। सिंगल मेडिसिन, फियर ऑफ डेथ पैरालिसिस ड्यूरिंग, सिंगल मेडिसिन इज कॉस्टिकम फॉर दिस टाइप। अब चलिए माउथ स्पीच डिफिकल्टीज पैरालिसिस फ्रॉम। अगर किसी को पैरालिसिस के बाद स्पीच डिफिकल्टीज होने लगे यानी कि बात करने में जो उसका वॉइस है वो स्टैमर होने लगे, इनडिस्टिंक्ट साउंड आने लगे, तो देयर आर 22 होम्योपैथिक मेडिसिन इन आवर रिपर्टरी व्हिच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। On the next rubric, paralysis of medulla oblongata and speech is distorted या disordered in speech। अगर मेडुला oblongata, जैसे कि हम लोग पहले बात की है, अगर एमआरआई करवाते हैं वहां पे दिख के आता है कि द मेडुला oblongata इज पैरालाइज्ड और उस कंडीशन में उस पेशेंट का स्पीच डिसऑर्डर है, थिंक ऑफ सिंगल मेडिसिन दैट इज कॉकस कैक्टाई। Only one medicine in homeopathic repertory for paralysis of medulla oblongata leading to speech disorder and that is coccus cacti। और इसके अलावा बात करते हैं फेस पैरालिसिस accompanied by speech difficulties। फेशियल पैरालिसिस यानी कि बेल्स पाल्सी के बाद अगर किसी को बोलने में डिफिकल्टीज होने लगे तो तीन मेडिसिन हैं, कैडमियम सल्फ, डालकामरा एंड सिफलाइनम। ध्यान रखिए एक बहुत ही अच्छी रूब्रिक है, फेशियल पैरालिसिस वन साइडेड ग्रीफ फ्रॉम, चिंता, फिक्र या फिर दुख के कारण। अगर किसी भी तरह का दुख हो किसी को, we have to know the cause behind the paralysis and this is the beauty of homeopathy। अगर किसी को किसी दुख के कारण, किसी भी इंटरनल हर्ट होने के कारण अगर उसका फेशियल पैरालिसिस, सिंगल साइडेड फेशियल पैरालिसिस होता है तो थिंक ऑफ इग्नेशिया। इग्नेशिया हमारा सिंगल रूब्रिक इन होम्योपैथिक रिपर्टरी, facial paralysis of one side which is arising from grief and the medicine is ignatia। fear of paralysis, पेशेंट आपको आके बोलेंगे डॉक्टर साहब पैरालिसिस के लिए कोई ऐसा दवाई नहीं है, जैसे आप लोग के यहाँ वेरियोलिनम आता है प्रोफाइलेक्टिव पॉक्स के लिए, उस तरह से कोई ऐसा दवाई नहीं है कि हमको पैरालिसिस नहीं मारे, हमारे अगल बगल में लोगों को मार रहा है, हमारे फलाने को मार दिया। तो ये उसके दिमाग में फियर इज, उसके दिमाग में ये हावी हो जाएगा, फियर उसके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तो थिंक ऑफ दिस 9 मेडिसिन विच इज रिटन इन आवर रिपर्टरी। अब बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज कोल्डनेस पैरालाइज्ड लिम्ब के बारे में। जब पेशेंट को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं और उस टाइम में ये चीज फील होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है हमारे पेशेंट का वो ठंडा है और दूसरा पार्ट जो है जो नॉन अफेक्टेड है, जो हेल्दी पार्ट है वो
नॉर्मल टेम्परेचर है या वो वार्म है इन कंपैरिजन टू पैरालाइज्ड पार्ट। तो आप अपने प्रैक्टिस में, आप अपने केस हिस्ट्री में इस 8 मेडिसिन को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। आर्सेनिक, कॉस्टिकम, कॉकस, कोकुलस इंडिकस, डलकामरा, ग्रेफाइटिस, नक्स वोमिका, रस्टक्स एंड जिंकम। ये एक एक्सट्रीमिटीज में लिखा हुआ सिम्टम्स है, बट ये बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स है जो आपको केस टेकिंग में सिमिलिमम तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं, अगर किसी को मेडुला ऑब्लंगटा की पैरालिसिस हो जाए और उसे कोई भी चीज निगलने में अगर परेशानी होने लगे तो थिंक ऑफ नाजा। अगर मेडुला ऑब्लंगटा का पैरालिसिस के बाद अगर किसी को बोलने में दिक्कत होने लगे, देन थिंक ऑफ कोकस कैक्टाई। और अगर किसी को मेडुला ऑब्लंगटा का पैरालिसिस होने के बाद कोई भी चीज सॉलो करने में, चाहे वो पानी भी क्यों ना हो, इनएबिलिटी टू सॉलो, वो कोई भी चीज को घोट नहीं पाता है, डिग्लूटिनेट नहीं कर पाता है, देन थिंक ऑफ नाजा, सिंगल मेडिसिन फॉर दिस। और अब बात करते हैं ग्रीफ के बारे में। तो हम लोग जान लिए कि अगर किसी भी ग्रीफ के कारण पैरालिसिस होता है तो वो हम लोग बात करते हैं उसके लिए इग्नेसिया। डॉक्टर सुमित, हाँ जी सानी सर, एक्चुअली टाइम की लिमिटेशन है, अभी लास्ट के 2 मिनट्स रह गए हैं बस। ओके ओके, थैंक यू। अगर जो हमारा अगर एंगर है, अगर एंगर से ओरिजिन है तो थिंक ऑफ स्टेफिस गेरिया, और अगर वो ग्रीफ से ओरिजिन है तो थिंक ऑफ इग्नेसिया है हमारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक में हजारों रूब्रिक्स मौजूद है पैरालिसिस के लिए। बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी चीजें लिख करके दी है। फॉर एग्जाम्पल एग्नस कैक्टस के बारे में एक लाइन लास्ट बोलना चाहूंगा। रिटेंशन ऑफ यूरिन फॉर पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, एग्नस कैक्टस इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर किसी को पैरालिसिस ब्लैडर का होने के बाद रिटेंशन हो जाए यूरिन का, एग्नस कैक्टस देने से बिना कैथेटर का उसका यूरिन पास आउट होने लगता है। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके पेशेंट को दिया है, मैजिकल वर्क करता है। यहाँ बात पहले तो हमारे गुरु एम.के. साहनी सर को प्रणाम, कि सर को मैंने अभी देखा है, और जितनी भी रिपर्टरी आज हम लोग जानते हैं या पढ़े हैं वो सब हमारे सर का देन है। सर ने ही हम लोगों को सेमिनार्स में मोटिवेट किया, रिपर्टराइज करो और केस टेकिंग प्रॉपर करो, रिपर्टराइज करो, जिसका डॉक्टर सुमित, डॉक्टर सर सानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। सुमित जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब इसको अगर आप इसको और भी बोलना चाहते हैं तो एक सेकंड सेशन आपको दे देंगे इसका, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो एक हम लोग आपसे समय ले करके एक दूसरा सेशन पैरालिसिस को लेकर के आपका सर दूसरे सेशन में दूसरा और टॉपिक पे कवर करेंगे हम लोग, ये तो लगभग खत्म हो ही गया है। और दूसरा टॉपिक पे लास्ट में सर यही बोलना चाहूंगा कि होम्योपैथिक होम्योपैथिक रिपर्टरी में हजारों रूब्रिक पैरालिसिस के ऊपर में है। तो वी हैव ए ब्यूटी इन होम्योपैथी, हर एक ऑर्गन पे, हर एक कॉज पे, हर एक सीवियरिटी पे, हर एक रीजन पे आपको रूब्रिक्स मिल जाएगा। प्रॉपर रिपेटराइजेशन से होम्योपैथिक पैरालिसिस के केस को बहुत अच्छी तरह से क्योर कर सकता है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन टू। थैंक यू सुमित जी। नाउ द सेशन इज बहुत ही आपका प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक का पाबंदी है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग 1 मिनट लेट होने लगे हैं। तो इसके साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। तो थैंक यू। नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू, आप अपना पीपीटी हटा लीजिए सुमित जी। जी जी। धनेश, डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट द सेशन। Thank you, Sahani sir, Dr. Neha Kakkar.